बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नायला अली। नाज़रीन, आज आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई। इस कॉन्फ्रेंस में मुल्क की अंदरूनी व बैरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया गया। दूसरी जानब IMF की जायजा मिशन के मेंबरान ने आज हुकूमती वफ्द से एक मुलाकात की। इस मुलाकात में हुकूमत की जानिब से मिशन को शराइत पूरी करने की यकीन दहानी कराई गई। इस समेत दिन भर के जो अहम मामलात रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपके डॉक्टर साहब, IMF वफ्द इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है और हुकूमत की यकीन दहानी कराई गई है तमाम शराइत जो हैं वो बर वक्त मुकम्मल करने की। मामलात किस तरफ जा रहे हैं और अवाम पे जो मज़ीद बोझ डरने वाला है, क्या वो जो है वो इस वक्त अवाम बर्दाश्त कर सके? देखिए, बहुत सारे वाक़यात एक साथ हो रहे हैं और किसी भी वाक़े को मेरे ख्याल से अलग से हम ना देखें तो इस वक्त बेहतर है। और कल भी हमने बात की थी कि इसमें अब एक दहशतगर्दी का फैक्टर जो कि कुछ अरसे के लिए खामोश रहा, वो अब दोबारा शुरू हुआ और 100 से ज़्यादा शहादतें हो चुकी हैं। जी सर। और पेशावर पुलिस लाइन में, और उसके अलावा 221 ज़ख्मी हैं शदीद, जिनमें से कुछ की हालत जो है वो बहुत नाजुक है। एम्पुटेशंस हैं। जाहिर है कि जब ये ब्लास्ट के जो ज़ख्मी होते हैं, ये इनके ज़ख्मों की नौइयत बड़ी संगीन होती है। बहुत से ऐसे होते हैं जो अपने आज़ा से महरूम हो जाते हैं, किसी की आंखें चली गई, कोई भी हो गया। और ये पुलिस, यानी पुलिस से मतलब ये है कि जो आपकी एक तरह से पहली लाइन है सिक्योरिटी की, 100 से ज़्यादा, इसमें अफसरान भी हैं, जवान भी हैं। और इसमें जो है वो एक बात, 2-3 बातें इसमें। पहली बात तो ये है कि ये बात बार बार कही जा रही है कि जी ये पुलिस लाइन में कैसे दाखिल हो गया खुदकुश हमलावर, कैसे हो गया, कैसे सिक्योरिटी। ये उनकी रिहाइश गाहें हैं। जो पुलिस लाइन है ये उनके फ्लैट्स हैं। जो लोग भी कराची, लाहौर, बाकी शहरों में, कोयटा में, ये पुलिस हेडक्वार्टर नहीं है, ये थाना भी नहीं है। ये वो जगह हैं जहां पर पुलिस एहलकार रहते हैं और यहाँ उनकी फैमिलीज भी हैं। ये आप जाए ना मुख्तलिफ कराची में भी और लाहौर में भी, तो ये आपको फ्लैट्स नजर आएंगे बने हुए। अमूमन फ्लैट्स की शक्ल होती है और उसमें छोटे छोटे 2-2 कमरे के जो हैं वो अमूमन 2-2 कमरे के फ्लैट्स हैं जो पुलिस एहलकारों को अलॉट होते हैं बड़ी मुश्किलों से। और ये तो यहाँ उनकी यहाँ वो रहते हैं और एक तरह से उनकी फैमिलीज का आना जाना, मेहमानों का आना जाना, बच्चे खेल रहे हैं, अंदर मस्जिद है। मतलब इसकी जो सिक्योरिटी है, अगर आप मुख्तलिफ शहरों में जाके देखें पुलिस लाइन को, तो इसकी सिक्योरिटी को बहुत ज़्यादा, इसकी कोई बहुत सख्त सिक्योरिटी इसलिए नहीं होती क्योंकि फैमिलीज का आना जाना लगा रहता है। बाजार भी हैं पास, तो मतलब है कि स्कूल भी हैं, तो बच्चे आ रहे हैं जाने, फैमिलीज यहाँ पे होती हैं। ये उनकी उनकी रिहाइश गाहें हैं और ये कैडेट्स की नहीं, ये खाली मैंने कहा ना फैमिलीज, ये पुलिस वो इलाके। तो इसी में कहीं वो जो है वो मस्जिद भी यकीनन जहां पे, तो एक बात तो पहले बात ये ज़हन में रखी जाए, है इलाका ऐसा जिसकी सिक्योरिटी बहुत होनी चाहिए थी, है इलाका ऐसा जो रेड जोन में है इलाका, लेकिन उसके बरस जो है वो जो कि फैमिलीज और उनकी रिहाइश गाहें वहां पर हैं, इसलिए वो हम ये नहीं कह सकते कि वो उसकी सिक्योरिटी बिल्कुल वो कब गए खुदकुश हमलावर का। ये जो बात है ना कि वो वहीं थे, इस बात में दम है कि वो पहले ही वहां मौजूद थे। देखें, ये जो दहशतगर्दी इतने सालों से कवर की है, यहां पर भी की है और उससे पाकिस्तान से बाहर भी जो इस तरह के वाकयात हैं, तो इसमें 3-4 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। पहली बात तो ये है कि वो जो कि जिसने धमाका किया, यानी अगर 2 खुदकुश हमलावर हैं तो 2 खुदकुश हमलावर वो हैं जिनको कुछ बताया गया है, उनकी ब्रीफिंग हुई है, कोई डीप ब्रीफिंग है, कोई वो उन्होंने जो पता नहीं सवाब मिलेगा क्या मिलेगा, मकबूतुल हवास जो हैं वो बिगड़े हुए दिमाग हैं, जो ब्रेन वॉश्ड हैं, वो हैं वो जो वहां पर मौजूद हैं। अब वो किसी के मेहमान भी हो सकते हैं, किसी के दोस्त अहबाब भी हो सकते हैं, किसी ने ठहरा दिया होगा। कई दफा ये होता है वहां पे इस तरह की पुलिस लाइन में, मुझे नहीं पता यहाँ पेशावर में क्या हुआ, लेकिन ऐसा होता है कि वो किराए पे भी दिए होते हैं
जिनको नाम अलॉट होते हैं वो आगे किराए पे भी, एग्जैक्टली। बिल्कुल। तो एक तो वो हो गए जो कि खुदकुश हमला जिन्होंने किया। एक वो हैं जो इनके हैंडलर्स हैं। अच्छा, हैंडलर्स कई स्टेजेस में हैं, मतलब वो भी हैंडलर हैं। ये अगर इन्होंने वो जैकेट पहनी हुई है खुदकुश हमलावरों ने, तो इनकी जैकेट एक ख़ास जैकेट है, वो ख़ास दर्जी सीते हैं उसे। मतलब एक वाकया मुझे अच्छी तरह उसका इल्म है कि वो दर्जी को जाके पकड़ा एक जगह पे, एक वाकया था, तो उसमें मेरे ख्याल से 2008 या 9 की बात है। तो दर्जी तक उसको ट्रेस किया, तो दर्जी जो था वो जिसने वो जैकेट सी थी जिसमें वो धमाका खेज मवाद था, वो 5 और जैकेटें तैयार कर रहा था। तो उसको छोड़ दिया गया था, उसको अंडर सर्वेलेंस रख दिया था कि कौन आके यहां से जैकेटें उठाता है। तो वो फिर उनको पकड़ा गया था। तो ये हैंडलर्स अब इसमें हैं। अब ये कब उनको, अच्छा वो जो आगे गए हैं उनको भी नहीं पता कि जी हमने कब ये ब्लास्ट करना है। उनको कितनी देर पहले वो मवाद फराहम किया गया, अचानक किया गया कि अच्छा भी फौरन जाओ और फौरन जाके यहाँ पे ब्लास्ट कर दो। क्योंकि इसमें ये नहीं कि वो बहुत दिनों से रख के बैठे हुए हैं अंदर, वो उनको थोड़े देर पहले अमूमन, मतलब मैं एक ज़हन में अपने तसव्वुर कर रहा हूं कि इस तरह से होता रहा है कि वो हैंडलर्स ने आना जाना होगा हैंडलर का, अच्छा ऐसे ऐसे, अच्छा चलो ये जैकेट पहनो नमाज के बाद, अभी जो 1-2 घंटे बाद हो रही है इसको तैयार करो जल्दी से, पहनो और जाके अंदर ब्लास्ट कर दो। तो हैंडलर्स फिर कई लेयर्स हैं उनकी हैंडलर्स की। मतलब एक वो हैंडलर है जो उसमें दर्जी भी है, उसमें किसी ने फोन दिया होगा, फिर इस तरह से भी दरमियान में हो गया था कि वो खुद जो था वो, एक तो है ना कि वो खुद ऐसे करके उसने डोरी खींची और ब्लास्ट हो गया। एक होता पीछे चल रहा है और उस बंदे ने रिमोट से उसने रिमोट से सिंपली टेलीफोन किया, और जो आगे खुदकुश हमलावर है उसके यहाँ पे वो जो टेलीफोन है वो वाइब्रेट हुआ और ब्लास्ट हो गया। तो वो पीछे है और उसने, ये भी बहुत चला है सिलसिला, अभी तक चल रहा है पूरी दुनिया में। और तो ये हैंडलर्स फिर कई स्टेज तक, और फिर पैसे, फिर घर वालों का आना जाना, ट्रांसपोर्ट अरेंज करना, कोई ट्रांसपोर्ट अरेंज कर रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है, वो सारा। और फिर पीछे कहीं इस कुर्रे अर्थ पे मास्टरमाइंड, यानी हैंडलर्स की एक लेयर और फिर एक मास्टरमाइंड जो कि कुर्रे अर्थ पे कहीं पर भी किसी भी मुल्क और किसी भी जगह पर जो मास्टरमाइंड है, जो इस खेल का, आप समझे ना कि इस बसात का जो मोहरों को हिला रहा है, ये तो मोहरे हैं ना। अच्छा, अब इसमें 2-3 बातें हम, तो पहली बात तो ये है कि अगर हम इसमें कहें कि इसमें इंटेलिजेंस का लैप्स हुआ है, तो फिर वो कई उसके मराहिल हैं। मतलब उसमें हमें ये नहीं देखना, फिर ऐसे केसेस में ये नहीं देखा जाता कि जी वो कब दाखिल हुए, कब क्या हुआ, क्योंकि बहुत ज्यादा फिर वो एक कोई मुनज़्ज़म नेटवर्क है, प्रॉपर नेटवर्क है, जिसमें टेलीफोन की चैटिंग, वहां पर रिकॉर्ड, लोगों का आना जाना। देखो ये नहीं होता कि जी कौन दाखिल हुआ तो उसकी सीसीटीवी फुटेज नहीं, मतलब जो आप टेलीफोन से आप सिग्नल्स आप मॉनिटरिंग कर रहे हैं, आप देख रहे हैं आना जाना, आपकी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं आपके बाकी, तो वो एक पूरा का पूरा वहां पर जियो फेंसिंग उस इलाके की, किसने क्या बात की, ये तमाम निशानात मिटा भी देते हैं, तब भी कोई ना कोई इसका खुरा मिलता है कि कौन है पीछे, यानी इसके पीछे कौन है और किसने किया। असल जो बात है ना, जो मैं यहां पे गुजारिश करूंगा अपने अकाबरीन से, वो ये कि हमारी पुलिस एहलकार हैं, और होता यह है कि इस तरह के वाकयात 1-2 दिन की खबरें बनती हैं और उसके बाद ही गायब। इन पुलिस एहलकारों को जो शहीद हुए हैं, इनको एक तो सलाम हम पेश करते हैं, अल्लाह ताला इनके दर्जात बुलंद फरमाए और सब्र अता फरमाए इनके अहले खाना। दूसरा ये कि खुदारा इनको और इनके अहले खाना को और इनके बच्चों को, मतलब है कि जो यहां पे होता है ना कि 2 दिन के बाद भूल गए सब, ये ना करें, ये ना करें इनको, इनके, क्योंकि उसकी वजह यह है कि इसमें असल जो पैगाम गया ना वो ये कि पूरी कौम डीमोरल, आपकी हिफाजत करने वाले ही निशाना बन गए जी। और ये कौम जो है वो पहले ही डीमोरलाइज्ड है, बहुत ज्यादा परेशान, बहुत ज्यादा यानी थके हुए बेजार लोग हैं, परेशान लोग हैं, माशी मुसीबतें आ रही हैं। ये कल जो कश्ती डूबी है तो 51 उसमें से अभी तक लाशें जी, उसमें ज्यादातर बच्चे उसमें से, और अभी तक तलाश जारी है। और परसों जो गाड़ी गिरी है खाई में, उसमें जो है वो कोई मेरे ख्याल से 48 की लाशें नहीं पहचानी गई
क्योंकि उनका डीएनए हो रहा है। तो ये जो अजाब आ रहे हैं एक एक करके, इसमें खुदारा, और फिर उसके थोड़ी देर के बाद आप बयानात सुने तो बयानात ऐसे हैं कि आप कहेंगे कि यार एक मिनट इसको साइड पे रखो, उधर एलसीज नहीं खुल रही, उधर अद्वियात का शॉर्टेज हो रहा है, उधर ये हुआ। लेकिन आप ये देखें कि इसमें तो एक तो बात ये हो गई कि इसमें सिक्योरिटी को जब आप देखते हैं तो सिक्योरिटी में आपने वहां तक जाना है जहां तक ये मतलब हैंडलर से फिर मास्टरमाइंड, फिर लार्जर गेम, फिर ये ग्रेटर, देखें ये जो है ना मतलब ये यहां खित्ते में अमन आने वाला नहीं है, ये जहन में रखें। अफगानिस्तान अमन अगर किसी का ख्याल है कि यहां से अमेरिका चला गया है और यहां अमन आ गया है, तो ऐसा नहीं होने जा रहा। उसकी वजह यह है कि एक हम जो हैं जिस दुनिया में मेरी जो उम्र के लोग हैं वो पैदा हुए थे, तो वो तो बाइपोलर वर्ल्ड थी। यानी बाइपोलर वर्ल्ड से मुराद दो ताकतें थी, एक अमेरिका और एक सोवियत यूनियन। फिर एक सोवियत यूनियन हमारे सामने टूटा और एक यूनिपोलर वर्ल्ड आ गई, और यूनिपोलर वर्ल्ड आ गई, और फिर यूनिपोलर वर्ल्ड भी खत्म हुई, और उसके बाद अब मल्टीपोलर वर्ल्ड है। ठीक है, बहुत सारे पोल्स हैं, और उसमें दो पोल्स तो यानी अमेरिका जो है वो एक तो रशिया से लड़ रहा है यूरोप में, दूसरा अमेरिका चाइना से लड़ रहा है। ठीक है, और दोनों ही तकरीब, ये कोल्ड वॉर नहीं है। यानी कोल्ड वॉर तो क्या होनी थी, फौरन ही ये उस जगह पे चली गई है जहां पर एक यानी असलहे की बात हो रही है और तो अब उसमें अफगानिस्तान जो है, अफगानिस्तान ये ग्रेट गेम का जो लफ्ज है ना, ये ग्रेट गेम का लफ्ज आया था उस वक्त जब यहां पर बरतानिया और सल्तनत रूस का टकराव हो रहा था, तो दरमियान में अफगानिस्तान आ गया था और यहां पर लड़ाई हो रही थी। यानी रशिया चाह रहा था कि ब्रिटेन आगे ना आए, तो यहां से ग्रेटर गेम का लफ्ज निकला था। हम पहले भी तारीख में बात कर चुके हैं। तो ये जो खित्ता है ये बड़ा अहम है, ये सुपर पावर्स के लिए बड़ा अहम है ये खित्ता, ये पूरा खित्ता। और इसी खित्ते को यानी अगर आप इस तरह से देखें ना कि अफगानिस्तान से हम तो यानी ये बड़ी सादे सी बात हो गई ना कि अफगानिस्तान में हुआ है जी, तो वहां पे देखें, वहां अगर हम टीटीपी की भी बात करें तो टीटीपी के अंदर भी एक तो बहुत सारे गिरोह हैं, बहुत सारे ग्रुप हैं। एक खुरासानी ग्रुप ने कह दिया कि हम हैं, दूसरा नूर मोहम्मद वली ग्रुप जो है वो कह रहा है कि जी इसमें तो हम तो औरतों पे और बच्चों पे और अवामी इज्तिमात पे और मसाजिद पे हम तो हमला नहीं करते। अच्छा, इसमें कहीं तो दोनों जो है वो दाइश खुरासान को इल्ज़ाम दे रहे हैं। अब दाइश खुरासान कहाँ पे है, कैसे है, उन असल बात है कि मास्टर माइंड्स कौन है और खेल क्या है। इसमें अगर हम जाएं ना आज से 100 साल पहले से ज्यादा, यानी कोई आप समझें कि 1904 यानी पहली जंग अजीम के दौरान ये उस वक्त उस जमाने में बड़े जबरदस्त एक मुफक्किर मैं कहूंगा, और आज तक उनको जो है वो कोट भी किया जाता है हर जगह पर, और उनका जिक्र भी आता है, हॉलैंड मैकेंडर। अब मैकेंडर जो है, मैकेंडर ने उस वक्त ये कहा था, उनका पेपर आया था ज्योग्राफिकल पिवट ऑफ हिस्ट्री। अच्छा, उसमें जो है वो ये उस वक्त उन्होंने कहा था, हेल्फोर्ड मैकेंडर ने, उन्होंने कहा था कि दुनिया जो है वो जमीन जो है वो 3 हिस्सों में है। ये बड़ी स्ट्रेटेजिकली बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। उसने कहा था एक जो है वो तो, और मतलब 3 हिस्सों में एक जो है वो है जिसको हम कहते हैं वर्ल्ड आइलैंड, यानी जमीनी जजीरा, यूं समझ लें आप। वो कहते हैं जमीनी जजीरा जो है वो, जमीनी जजीरा जो है उसमें जो है वो ये सबसे बड़ा इलाका है। ठीक है, यहां यूरोप है, एशिया और अफ्रीका है, और यानी एफ्रो यूरो एशिया, इसको वो कहता था कि ये जो है ये सबसे बड़ा दुनिया का ये मेन जगह है। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद, और वो कहता था कि यहां पर 87% लोग यहां पे रहते हैं, सबसे ज्यादा ज़खायर यही हैं। अच्छा, फिर दूसरे थे कोस्टल आइलैंड्स, एक तो वर्ल्ड आइलैंड हो गया, एक कोस्टल आइलैंड हो गया। कोस्टल आइलैंड के अंदर उसने डाला था इसको जापान को और बरतानवी कॉलोनीज को। ठीक, और फिर उसने पेरिफेरल आइलैंड्स, यानी जो वो आइलैंड जो साइडों पे हैं, किनारों पे हैं, उसमें उसने डाला था
ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और ओशियाना को। ठीक। अच्छा, तो उसका जो कॉल था ना, जो तारीख में जिस वजह से वो याद रखा जाता है और जो उसका जिक्र आता है बार बार, और बार बार लोग कहते हैं कि भाई उसकी कोई बात है, वो ये कहता था कि जिसने हार्टलैंड पे कंट्रोल कर लिया, ठीक है, जिसने हार्टलैंड पे कंट्रोल किया तो उसने फिर वर्ल्ड पे कंट्रोल किया। मतलब अल्टीमेटली लंबी सी उसकी लेकिन अल्टीमेटली वो था कि ये हार्टलैंड से मुराद ये है कि ईस्टर्न यूरोप, ठीक है। जिसने हार्टलैंड पे कंट्रोल किया, यानी हार्टलैंड को वो लेके जाता है ऊपर आर्कटिक से शुरू करके ये नीचे हिमालयाज तक, और फिर वो लेके जाता है वोल्गा रिवर, ये जो रिवर सबसे बड़ा है, यहां से लेके यांजी रिवर, यानी मगरिब में वोल्गा रिवर जो कि रशिया का सबसे बड़ा रिवर है, और फिर यांजी रिवर तक लेके जाता है जो कि चाइना का सबसे बड़ा रिवर है। तो एक ये जो पूरा इलाका है, इसको ईस्टर्न यूरोप को वो कहता है हार्टलैंड, ठीक है, हार्टलैंड। अच्छा, अब ये इशू ये है सारा, वो कहता है कि जिसने यहां पे कंट्रोल किया तो उसने फिर उसके बाद वर्ल्ड आइलैंड को कंट्रोल किया, और जिसने यानी ईस्टर्न यूरोप को, ठीक है ना, वो कहता है कंट्रोल ओवर ईस्टर्न यूरोप इंश्योर्स कंट्रोल ओवर हार्टलैंड, यानी जिस मशरकी यूरोप पे कंट्रोल कर लिया तो हार्टलैंड रशिया में है, सारा हार्टलैंड रशिया में है, यानी हार्टलैंड रशिया और चाइना, यूं समझ लेना, यानी वोल्गा रिवर से शुरू कर दें जो रशिया का रिवर है बहुत बड़ा, उससे लेके यांजी रिवर तक, यानी ईस्ट, यानी सॉरी वेस्ट से ईस्ट तक, और ऊपर आर्कटिक से लेके हिमालय तक। तो कहता था जिसने ईस्ट यूरोप कंट्रोल कर लिया तो उसने हार्टलैंड कंट्रोल कर लिया, ठीक है, और जिसने हार्टलैंड कंट्रोल कर लिया उसने वर्ल्ड आइलैंड कंट्रोल कर लिया। वर्ल्ड आइलैंड यानी यूरोप, अफ्रीका और जिसने वर्ल्ड आइलैंड कंट्रोल कर लिया उसने पूरी दुनिया कंट्रोल कर ली। यानी ये इलाका जो है ये इतना अहम है तब से, यहीं पे नेपोलियन की जंगें हुई, यहीं पे जर्मन फ्रांस की जंगें हुई जिसमें हिटलर आया और रशिया के साथ, तो ये एक ऐसी जगह जंगें हुई हैं यहां पे। अब ये बड़ा वसी इलाका है, सल्तनत उस्मानिया है नीचे। अच्छा, रशिया जो है ना, रशिया को एक प्रॉब्लम ये रही है कि रशिया को की हिफाजत करने वाला कोई समंदर नहीं है। जैसे अमेरिका है ना, अमेरिका महफूज है, समंदर है, एक तरफ अटलांटिक है, इधर जो पैसिफिक है, तो वो महफूज है। तो रशिया को कोई समंदर नहीं है, मतलब एक तरफ उसको चाइना है, ठीक है, जो तारीखी तौर पर चाइना से उसकी कोई लड़ाइयां होती रही हैं, एक तरफ उसके जो है वो ये मतलब मुसलमान आ रहे हैं यहां से मशरिक वस्ता से, तो दरमियान में ये चलें, पहाड़ आ गए कॉकेसस के, उन्होंने बचा लिया। फिर उसके बाद यूरोप से मुसलसल जमीनी जंगें हो रही हैं, ऊपर वो बर्फ है, बस ऊपर तो कुतुब शुमाली से कौन आएगा। तो रशिया के लिए हमेशा जो फिर सल्तनत उस्मानिया से लड़ाई हो रही है नीचे, वो भी जमीनी लड़ाई है सारी। फिर उसके बाद ये मंगोल और ये सारा नीचे जमीनी ग्रेट गेम सारा जमीन पे ही लड़ा गया है ना, जो पिछली सदी का 2 सदियों पहले का जो ग्रेट गेम है वो जमीन पे, तो समंदर नहीं है। तो उसकी वजह से वो चारों तरफ जो है वो जो सल्तनत रूस है उसको मतलब ये स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस उसके लिए बड़ा जरूरी है कि वो अपने आसपास ना आने दे। अच्छा, अब यूक्रेन की जंग हो रही है, ये यूक्रेन जो है, आप इसको यूक्रेन की जंग को आइसोलेशन में ना देखें। यूक्रेन की जंग भी रशिया लड़ रहा है, इसलिए कि उसका इन्फ्लुएंस अगर यूक्रेन आता है, ये पहले भी आप चले जाएं पहली जंग अजीम में, तो उस वक्त भी ये पोलैंड, अब देखें ना उस जमाने की फिल्म में सेकंड वर्ल्ड वॉर की देखें तो पोलैंड का जिक्र उसमें आएगा, हंगरी का जिक्र जरूर आएगा, ठीक है, ईस्टर्न यूरोप कंट्रीज का, जर्मन। अच्छा, अब उसमें यूक्रेन जो है वो ब्रेजिंस्की ने कहा था कि यूक्रेन को निकाल दो रशिया से तो रशिया जो है वो एशिया बन जाएगा सिर्फ, मतलब उसका जो यूरोपियन हिस्सा है वो यूक्रेन है असल में, मतलब यूक्रेन की इंपॉर्टेंस ये है कि वो यूरोप है, ठीक है ना, उसमें मतलब एक तरह से वो नेटो में जाना चाहता है, नहीं जाना चाहता, हाँ, मतलब उसका वहां मिक्स है ना, मिक्स, वहां पर आपको वो सिविलाइजेशंस मिलती हैं, वो आपको लोग मिलते हैं जो प्रो यूरोप भी हैं और ईस्टर्न साइड पे प्रो रशिया हैं। तो ये ब्रेजिंस्की ने कहा था यूक्रेन के बारे में, ठीक, जो उनके एनएसए बड़ा नाम है ब्रेजिंस्की का। अब इशू ये यूक्रेन है, ये कॉकेसस की रियासतें हैं, ये फिर आगे नीचे सेंट्रल एशिया, और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स वो हैं जहां पर जो रशिया की रिपब्लिक्स रही हैं, जो सोवियत यूनियन की रिपब्लिक्स रही हैं, लेकिन उनकी इंडिपेंडेंट हैसियत रही है उज्बेकिस्तान की, ताजिकिस्तान की, किर्गिस्तान की, इन सब की, और काजाकिस्तान बड़ा काजाकिस्तान जो कि असल में हार्टलैंड का हार्टलैंड है, क्योंकि यूरेनियम, गोल्ड जो बहुत बड़ा, जहां बगावत हुई थी और 2 दिन में कुचल दी गई थी। और इनके इंपॉर्टेंस इस तरह देखें ना कि शी जिनपिंग सबसे पहले जब उन्होंने ट्रेवल किया 2 साल के बाद, कोविड के बाद, तो वो
4 सेंट्रल एशियन स्टेट्स में आई सबसे पहले। अच्छा, अब इशू ये है कि तो ये ग्रेट गेम यूक्रेन से आप शुरू करें और उसके बाद आप रशिया, चाइना, ठीक है, ये आप सेंट्रल एशिया में आ जाएं और फिर आप अफगानिस्तान में आ जाएं। और अफगानिस्तान जो है वो जाहिर है कि वहां से अगर अमेरिकन का इनखला हुआ है तो अमेरिकन का इनखला कौन फिल कौन कर रहा है। फिर उसके बाद वहां पर मैंने आपसे कहा ना कि ये फॉरएवर वॉर्स होती है ना, ये कुछ फॉरएवर वॉर्स हैं। जैसे आप देखें कि टोनी ब्लिंकन वहां आ गए आज, अगर इसराइल का उन्होंने दौरा किया और कल वो रमल्ला जा रहे हैं, तो वो एक फॉरएवर वॉर है, उसको कोई हल नहीं है। कश्मीर नहीं हल होगा। आज जो कोर कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें शदीद मजम्मत की गई है इस दहशतगर्दी के वाकये की, और उसके साथ जो है वो गम ज़ाहिर दुख का इजहार हुआ है। और कल राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है, वैसे तो राना सनाउल्लाह साहब और ख्वाजा आसिफ साहब को एक बेहतर बहरहाल वो जैसे कि सियासी तकरीर थी, जितनी उन्होंने बात करनी थी इंफॉर्मेशन उनके पास ज़्यादा होगी, लेकिन अगर एक डिफेंस मिनिस्टर या इंटीरियर मिनिस्टर वाली स्पीच होती तो ज़्यादा अच्छी लगती। पॉलिटिकल स्पीच कम इस मौके पे जो लोग सुनना चाह रहे हैं। बहरहाल अच्छा, अब इशू ये है कि वो उन्होंने कहा कि कल आर्मी चीफ और डीजीआईएस सही आके ब्रीफिंग देंगे। मसला है कि कौन सी पार्लियामेंट होगी इसमें ब्रीफिंग देंगे। पार्लियामेंट में तो मतलब है कि एक चलें ठीक है, एक ड्यूटी है उसको पूरा करेंगे, लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट में जो नुक्ता है वो एक तो ये है कि मजम्मत की गई दहशतगर्दियों से। दूसरा ये है कि एलओसी और कश्मीरियों के साथ इसमें कश्मीरियों के लिए आवाज उठाई गई और एलओसी की बात हुई है। ये ज़हन में रखें कि अफगानिस्तान जो है वो सेंट्रल एशिया अमेरिकन इनखला के बाद ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया इंडिया के लिए कि वो अपनी प्रेजेंस सेंट्रल एशिया तक रखे। और उसकी वजह यह है कि ये सेंट्रल एशिया रवायती तौर पे चूंकि सोवियत यूनियन रहा है, तो ये 75 साल पिछले जो गुजरे हैं पाकिस्तान की और इंडिया की जो तारीख है बरसग़ीर, जब दोनों मुल्क आज़ाद हुए, तो उसके बाद से इंडिया का इन्फ्लुएंस रहा है पाकिस्तान के वेस्टर्न बॉर्डर्स पे। और वहां जितनी भी गवर्नमेंट, और इंडिया का इसलिए रहा कि सोवियत यूनियन का रहा, हम अमेरिका के साथ थे, इंडिया सोवियत यूनियन के साथ था। तो वहां पर कभी बब्र कारमल आ रहे हैं, कभी शाह दाऊद आ रहे हैं, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है। फिर उसके बाद जब वहां पे ये अफगान जिहाद हुआ जो अमेरिका की एक्चुअली अमेरिका विज़ावी सोवियत यूनियन, तो उसके बाद खाना जंगी हो गई, ग्रुप आपस में लड़ पड़े। वो ग्रुप आपस में लड़े, बहुत सारे ग्रुप्स आपस में लड़ पड़े। जो मुजाहिदीन के ग्रुप थे तो उसमें से नॉर्दर्न अलायंस निकला है, नॉर्दर्न अलायंस निकला है तो वो इंडिया के क्लोज हो गया। और जो है उसके बाद फिर ये वही दौर है सारा, जब आपकी यानी जैसे ही आपका सोवियत यूनियन टूटता है तो उसके साथ ही दो और वाकयात भी हो रहे हैं। सोवियत यूनियन टूटने के साथ साथ दो और वाकयात भी हो रहे हैं ना। सोवियत यूनियन टूट रहा है तो एक तो ये 8 साल जंग खत्म हो रही है इराक ईरान, जो उसी दौरान छिड़ी गई थी जबकि सोवियत जंग हो रही थी। इस पर कभी बाद में बात करेंगे। टाइमिंग बड़ी इंटरेस्टिंग थी कि सोवियत जब ये अफगान जिहाद हो रहा था तो इराक ईरान जंग भी छिड़ी हुई थी। और दूसरी बात है कि जैसे ही सोवियत यूनियन टूटता है तो पहली खलीजी जंग हो जाती है 1991 में, ठीक है ना। उसी पहली खलीजी जंग होती है और उसके नतीजे में अमेरिका आके बैठ जाता है। कहां पे? बिल्कुल ये एक जहां पे खत्म होता है आपका ये कुवैत और ये सारी, यानी बिल्कुल इस जगह पे आके अमेरिका यहां आ जाता है, ठीक है। अब ये हादसाती भी हो सकती है, लेकिन आप जब इसको देखते हैं दूर से तो आपको वही दौर नजर आता है, ठीक है। और उस वक्त लेकिन चाइना के अंदर प्रॉब्लम चल रहे हैं, चाइना अभी आया नहीं है, दुनिया उभरा नहीं है, तिएननमेन स्क्वायर में झगड़े हो रहे हैं, ये आपके यूगर मुसलमानों की लड़ाइयां हो रही हैं आपस में। तो वो चाइना लेकिन सोवियत यूनियन के साथ फिर ये सारे इवेंट जन्म ले रहे हैं कि यहां पर बेचैनी, मुजाहिदीन की लड़ाई, नॉर्दर्न अलायंस बनता है, नॉर्दर्न। ये पहले तो वो तो इंडिया डिस्कनेक्ट हुआ है। अच्छा, अब इंडिया डिस्कनेक्ट हुआ है सेंट्रल एशिया से, इंडिया अफोर्ड नहीं कर सकता डिस्कनेक्ट होना। उसकी वजह है कि इंडिया का जो ज्योग्राफी है ना, ज्योग्राफी को आप देखें तो मतलब उनके लिए एक्सेस खत्म हो गई है रशिया और यूरोप तक की। तो वाहिद एक्सेस का तरीका ये रह गया है कि वो नॉर्थ साउथ, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर को एक्टिव करें। और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर को एक्टिव करें। जब सोवियत यूनियन आजाद हुआ, यानी सोवियत यूनियन की रियासतें टूटी, ये जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं 5 CARs जिनको कहते हैं, तो उससे आगे पीछे फिर वाजपेयी, उनके प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी गए, फिर मोदी साहब ने तो सबका दौरा किया 2016 में गालिबन। फिर उनके बाद अभी पिछले महीने शायद वहां पे उनके NSS गए थे दिसंबर में, दिल्ली में उनके हुआ था, जमा हुए थे सारे। तो सेंट्रल एशिया के अंदर इंडिया को एक्सेस चाहिए।
अब वो एक्सेस जो है वो पाकिस्तान के थ्रू बनती है, ज्योग्राफी को देखें तो पाकिस्तान के थ्रू बनती है, या वो बनती है कि वो नॉर्थ साउथ यानी ईरान की चाबहार एक्टिव, वो चाबहार एक्टिव होकर ऊपर तक जाए और ऊपर जाके वो अजरबैजान या आर्मीनिया या उसमें सेंट्रल एशियन कंट्रीज और फिर वो यूरोप तक कनेक्ट हो। रस्ते में पड़ गया फड्डा, कई फड्डे पड़े हुए हैं। एक तो यह है कि ईरान के अंदर इस वक्त सूरत हाल बड़ी अजीब सी है, और क्या ईरान इंडिया के पास जाता है इस वक्त? इंडिया इसराइल है, ठीक है, और इंडिया वेस्ट के साथ है, तो ईरान पे तो आज खुल के उन्होंने कहा है कि अमेरिकन को इत्मीनान में लेके हमला हुआ, और खुल के वो बात हो रही है ईरान की सॉइल पे। तो ईरान इस वक्त एक अजीब सी पोजीशन है कि इंडिया के साथ जाना है तो इंडिया के साथ जाना है, तो इंडिया तो इसराइल के साथ है। वो अदानी ने भी आज वहां पोर्ट का इफ्तिताह वगैरह किया अपना, हैफा पोर्ट का, ये एक इशू चल रहा है, वहां पे हंगामे भी हो रहे हैं। वो आज़रबाईजान के अंदर उन्होंने आज वो ईरान के कहा है कि हमने स्पाई नेटवर्क को पकड़ा है, तो आज़रबाईजान ईरान के ताल्लुकात भी खराब हो रहे हैं। अब ये जो नॉर्थ साउथ है ये कहीं फंस गया बीच में, चाबहार से आपने अफगानिस्तान और ऊपर तक वो ये फंस गया दरमियान में, क्योंकि ये फंस गया है तो उसके नतीजे में यानी ये जो कॉरिडोर का जो है ना, ये असल में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के मुतबादिल है। सही, ठीक है, कि सेंट्रल एशिया को कनेक्ट इंडिया के साथ करना है, तो इंडिया बमुकाबला चाइना है कि सेंट्रल एशिया तक एक्सेस, BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव या CPEC, क्योंकि चाइना की तरफ से कहा गया था कि पाकिस्तान का CPEC के अंदर हम ईरान को भी ला सकते हैं, और अफगानिस्तान को भी ऑफर हुई थी। ठीक है, अच्छा ये ज़हन में रखेंगे, पिछले महीने अफगानिस्तान में एक और वाकया हुआ है, और वो वाकया हुआ है जो होटल पे हमला हुआ था, और वो होटल में चाइनीज थे। देखिए ना, आप आइसोलेशन में वाकयात को, मैंने आपसे कहा ना कि आप वाकयात को आइसोलेशन में देखेंगे तो आप कंफ्यूज होंगे, वो लोकल लेवल पे आपको बिल्कुल समझ आएगा। मकबूतुल हवास लोग हैं, कहां से पकड़े, कोई पागल हैं, कोई खुदा जाने एक बेगुनाह को शहीद कर दिया वो, लेकिन पीछे हैंडलर्स, और हैंडलर्स के पीछे जो है वो प्लान क्या है, मास्टरमाइंड्स कौन है। अब पाकिस्तान में खास लम्हे पे जाके जब मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर ने भी आना है, माशी तौर पे आप बहुत ज्यादा आपको इतना कमजोर कर दिया गया है कि आपकी अल्लाह ताला खैर के बंदरगाहों पे जहाज खड़े हैं, 9-10 हज़ार तो कंटेनर्स खड़े हैं, ठीक है, और बेचैनी है। और वो अगर एक जगह वो बंदा, यानी वो बंदे ने उसने पुलिस लेन को उड़ा दिया, अच्छा अब उसमें दाइश क्लेम करेगी, फलां करेगी, ये इस तरह के बेशुमार ग्रुप्स आते हैं, मंगल बाग आ गया, फलां ग्रुप आ गया, फलां, ये इशू ये है कि पीछे सामने तो वो लोग जो कन्विंस्ड हैं कि जी हमने ये बम चला के यहाँ पे काफरों को मारना है, पीछे कौन है, पीछे वो छोटा सा बच्चा था ना प्यारा, तो कहता है पीछे तो देखो, पीछे तो देखो, तो पीछे कौन है, तो पीछे कौन है, ये इशू है, और उसका टारगेट क्या उसने अचीव किया इससे। अच्छा, IMF का डेलीगेशन यहाँ पे मौजूद है, और वो 3 तारीख तक देखना है कि क्या वो ये टेक्निकल और उसके नतीजे में मतलब ना कर गड़वा दी है, वो जो कहेंगे इस वक्त यहाँ पे आपके जो हुक्मरान हैं वो मानेंगे, बाकी एक टांग बैठो एक टांग पे खड़े हो जाएंगे, वो तो 50 अरब का बिल डाल दो, 50 अरब का डाल देंगे। अच्छा, वो एहसान करना होगा, एहसान कर देंगे, ठीक है ना, उनके हाँ, क्योंकि वो ऐसी जगह पर आपको लाके यहाँ पे आए हैं पहुंचा के पहले कि जहां पर आपकी वो चीखें निकल गई। और इसमें वो बात इंपॉर्टेंट है कि ये सिंपली ये नहीं कि आपने ठीक होना है, आपने ये होना है, आपने वो होना है, इसकी एक जियोपॉलिटिकल कॉस्ट भी है कि आप चाइना, अमेरिका, ये सेंट्रल एशिया, रशिया, अब नक्शा उठा के देखें ना, यूक्रेन की लड़ाई से कैसे आप अफगानिस्तान को अलग करेंगे। यानी आप नक्शे में देखें तो ये यूक्रेन, मतलब यूक्रेन उस तरफ उनके जो है वो इन्फ्लुएंस में आ रहा है, ठीक है ना, रशिया के, और उसके बाद ये अफगानिस्तान नीचे है। यानी यूक्रेन में भी तो फटा, देखें ना, सोवियत यूनियन कहां लड़ता रहा है, जर्मनी, उसके बाद यूक्रेन, उसके बाद जॉर्जिया, ये उसके बाद आपके पोलैंड, ये उनका एस्टोनिया, ये सारे मुल्क जो ऊपर बाल्टिक सी, और या फिर वो सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान तक आता है, ये सारा वही इलाका है ना, तो वो ऊपर से जुड़ते नीचे तक आता है। अब गाड़ी में बैठे तो गाड़ी में बैठ के सफर करते हुए आप पहुंच जाएंगे यूक्रेन तक जाने के लिए आपको। लेकिन यूक्रेन जो है वो फिर उसकी इंपॉर्टेंस ये है कि उसके नीचे फिर आपको ब्लैक सी मिलता है, तो वो ब्लैक सी एक ऐसा है जहां की पोर्ट्स फिर बड़ी अहम है सारे मुल्कों के लिए, खसूसन अगर वो ब्लैक सी आ जाता है, और ब्लैक सी काफी हद तक आ चुका है, तो ब्लैक सी यानी साउथ में आ जाते हैं वो रशियंस, तो उनके लिए ब्लैक सी आ जाता है और कंट्रोल होता है उनके पास, कंट्रोल हासिल हो जाता है। अब इशू ये कि तो ये तो हो गया ना इसका कि इसका एक ग्लोबल इसका एक ग्लोबल तौर पे आप देखें कि इसमें क्या है।
फिर यानी कौन सा प्लेयर इसमें हो एंगल सकता है है, एक आप सोचिए कि कौन सा प्लेयर हो सकता है, ठीक है। मतलब ऐसे ही तो नहीं दाइश अचानक पैदा हो गई तो दाइश नजरियाती हो गई तो उन्होंने खिलाफत का ऐलान कर दिया तो ये हो गया, ये तो ऐसी चीजें हैं सारी। अब फिर उसके बाद जो दूसरी बात है वो ये है कि न्यूयॉर्क टाइम्स की कुछ अर्से पहले की मैं स्टोरी यहाँ पे एक कवर करना यानी बताना चाह रहा हूँ, और बड़ी इंटरेस्टिंग बात, वो अमेरिकन कहते हैं कि हम यहाँ पे अमेरिकन कहते हैं कि हम बहुत से जो लोग छोड़ के गए थे जिनको हम ट्रेन कर गए थे अफगानों को, वो अफगान जो हैं वो जाके लड़ रहे हैं यूक्रेन में रशिया के साथ मिलके। अच्छा, ये चूंकि उन्होंने क्लेम की 22nd स्लाइड जो है ना कि रशिया रिक्रूटिंग यूएस ट्रेन्ड अफगान कमांडोज, उनके वेट्स कह रहे हैं। और फिर न्यूयॉर्क टाइम्स में भी एक उनके जो ट्रेनर थे उन्होंने लिखा कि द अफगान्स आई ट्रेन्ड आर फाइटिंग फॉर पुतिन इन यूक्रेन। ये भी कुछ देर पहले, ये कुछ दिन पहले ये एक आर्टिकल था, तो मैंने कहा मैं कोट करूं। अच्छा, और फिर रशिया ने क्लेम किया, जो 23rd स्लाइड है, कि रशिया ने क्लेम किया कि यूएस लेफ्ट अफगानिस्तान टू फोकस ऑन यूक्रेन। चलिए, ये उनके वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि चाइना यहां पर चाइना अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है सेंट्रल एशिया में। ये ध्यान में रखें कि काजाकिस्तान से उन्होंने ऐलान किया था। और जो एक इंटरेस्टिंग बात हुई वो कुछ दिन पहले, ये बीबीसी की मैं अगर खबर कोट करूं कि बीबीसी की खबर है कुछ रोज पहले की, कि उन्होंने अफगानिस्तान के साथ शायद हमने स्लाइड ना बने, हम जिक्र कर चुके हैं कि अफगानिस्तान के साथ उन्होंने अपनी डील साइन की है मुख्तलिफ, जी बिल्कुल डिस्कस कर चुके हैं। डील्स मिनरल्स की भी कर रहे हैं, एक्सट्रैक्शन की भी कर रहे हैं, ऑयल की भी, और अफगानिस्तान के साथ तो स्ट्रेटेजिक मुआहदा। अब सवाल यह है कि इसका आपको क्लू नहीं मिलेगा गालिबन। हाँ। क्योंकि क्लेम तो कोई नहीं सामने आएगा, कोई दाइश खुरासान, कोई वो खुरासानी ग्रुप, टीटीपी का एक वो नूर मोहम्मद वली ग्रुप है, एक खुरासानी ग्रुप है, वो खुरासानी को मार देंगे, फिर वो दूसरा खुरासानी को निकलाएगा, तीसरा, ये चलता रहेगा। असल इशू ये है कि पीछे कौन है जिसने इतना बड़ा इवेंट किया, उसका मकसद क्या है? मकसद क्या है? सर ब्रेक ले लेते हैं, वापस आके बात कौन करेंगे। सा मुल्क है वो? मुल्क आपका दुश्मन भी हो सकता है, ब्रादर भी हो सकता है आपके, यानी ये जगह, ये जो है ना फॉर एवर वॉर्स हैं, ये वॉर खत्म नहीं। आप समझेंगे ये अफगानिस्तान से वो चले गए, अब यहाँ दूसरी जंग शुरू हो गई है। ठीक है डॉक्टर साहब, ब्रेक का वक्त हुआ है, वापस आके बात करेंगे मज़ीद। और इसमें पाकिस्तान को लाया गया है खास जगह तक कि बिल्कुल पाकिस्तान, वो जो इकोनॉमिक हिटमैन की बात करते रहे आप, ये हम 3 सालों से लोग चीख रहे हैं कि पाकिस्तान क्या कर रहा है भाई, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। लोग चीखते कि थके, बिल्कुल आप एक जगह पहुंच गए कि आपकी दवाइयां भी खत्म हो रही हैं और आपके शॉर्टेज हो रही है, और आटा, गंदम, चीनी, तो वो वहां से आ गए कि आपको ऑक्सीजन दें और फिर उसके बाद शराइत पे और मजीद सख्त शराइत जो है वो आपसे कबूल कर पाए। ठीक है, ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन। यहाँ पर अदालत थोड़ी है कोई वर्ल्ड बैंक या IMF या स्टेट डिपार्टमेंट। ठीक है नाज़रीन, ब्रेक ले लेते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने आज कहा कि गैर रियासती अनासिर के खिलाफ हतमी कार्रवाई होगी और उन्होंने जिक्र भी किया ऑपरेशन ज़रबे अज़्ब 2 के नाम से। नहीं, ऐसे ही वो मेरे ख्याल से ऐसे ही उन्होंने बात की। मतलब ऑपरेशन, ये नेशनल एक्शन प्लान जो 2014 में बना था सर, उसका तो एक बहुत अहम नुकता जो था वो माशी दहशतगर्दी थी। बिल्कुल सर। तो माशी दहशतगर्दों को जो पकड़ने का काम शुरू किया गया था तो ख्वाजा आसिफ साहब तो चौधरी निसार साहब से लड़ गए थे उस पर सर। ठीक है, चौधरी निसार साहब का अलग ग्रुप था, इनका अलग ग्रुप था। उसमें जाए बगैर नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर अमल करेंगे तो हमारे अकाबरीन में से ख्वाजा आसिफ साहब का जिक्र नहीं कर रहा मैं, किसी पार्टी का जिक्र नहीं कर रहा, ये जो हमारी एलीट है ये तो जेलों में होगी सारी, ठीक है ना। तो ये इसका एक नुकता था कि आपने माशी दहशतगर्दों को पकड़ना है। तो बात यह है कि ये सबसे पहले तो ये बताएं ना कि क्या ये पूरे मुल्क में जो दंगा फसाद हो रहा है ये क्या हो रहा है। ये खड़े होके हमारे, चाहे वो PTI के अहबाब हों या इधर के अहबाब हों, जितने भी पॉलिटिकल, चंद आपको आवाज़ें सुनाई देती हैं। रज़ा रब्बानी साहब ने आज बात की, मुशाहिद हुसैन सैयद ने बात की, मतलब कुछ आपको आवाज़ें बड़ी सेंसिबल नज़र आती हैं और कुछ आपको ऐसे ही, मतलब वो जितना चीखेंगे तो उतने उनके जो अकाबरीन खुश होंगे। PTI में भी हाल है, खान साहब ज़्यादा गालियाँ दो तो खान साहब खुश होते हैं, वहाँ पर भी यही सूरत हाल बनी हुई थी। यहाँ पर भी सूरत ज़्यादा बोलो तो मियाँ साहब तक आवाज़ जाए, ठीक है ना। तो बात ये सारी कि संजीदगी के साथ ये ज़रबे अज़्ब 2 की ज़रूरत है। तो ज़रबे अज़्ब 2 क्या था? ज़रबे अज़्ब 2 जो था वो, अच्छा फिर हमारे मतलब अजीब व गरीब किस्म की बात, ज़ियाउल हक को गालियाँ दे रहे हैं। वो भी ज़ियाउल हक के साथ कौन था? ज़ियाउल हक के दौर में ये हुआ गया, ज़ियाउल हक ने यूं कर दिया, वो ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, फलां कर दिया। तो बात यह है कि ये जब ज़रबे अज़्ब ख़त्म हुआ था तो इनको तो बड़े अच्छे हाल में 2000
ये तो बाजवा साहब को तोहफे में रख के मिला था, सर। ऐसे तोहफे में था जनरल फैज और जनरल बाजवा को, कि जहां पर आपका हार्डकोर टेररिज्म खत्म हुआ था और आपकी दहशतगर्दी खत्म हुई थी। उसके बाद तवज्जो ही हट गई। तवज्जो क्या रहेगी उसके बाद, मुझे बताएं ना। मतलब वो 10 साल रहेंगे तो ये हुकूमतें बनेंगी, तो ये पीडीएम होगी, तो ये एक्सटेंशनें होंगी, तो ये ऐसे होगा, तो वैसे होगा। गए हैं तो मुल्क अब हाल देखे क्या हुआ है। सर पे नहीं, समझ में नहीं आ रहा कि हुकूमत कौन सी है, अपोजिशन कौन सी है, मईशत कहां खड़ी है। मतलब है ही कुछ है ही नहीं, सब खड़े हुए हैं, लोग अवाम परेशान है। तो बात सारी ये है कि ये अब ज़र्ब अज़्ब होगा तो वो तो सिक्योरिटी एजेंसीज करेंगी, तो बाकी जो अकाबरीन है वो क्या करेंगे। ठीक है। तो इसमें इशू ये सारा कि इसमें अच्छा, राना सनाउल्लाह साहब की जो गुफ्तगू है ना, वो बड़ी, ये नहीं है मैं इसको उससे मतलब लोगों का इख्तलाफ हो या इत्तेफाक हो, राना सनाउल्लाह साहब बड़ी सेंसिबल, उनके जो बतौर वजीर दाखिला जो बात है वो कंपैरेटिवली सेंसिबल बात करते हैं। लेकिन ये है कि अब वो अच्छा, उन्होंने जैसे बात की कि कल हमें ब्रीफिंग दी जाएगी, और बहुत ज्यादा उन्होंने बात नहीं की अपोजिशन का। लोग आज मूड में ही नहीं थे कि इमरान खान को आप कोसते रहे हर वक्त। भाई इमरान खान ने ये कर दिया, 3 सालों का हिसाब दो, ये दो, वो करो, अच्छा हमें बताओ वो प्रोजेक्ट क्या था, फलान डिमाकना क्या था। वो सारे प्रोजेक्ट खराब थे, तो वही प्रोजेक्ट में 2013 का भी इलेक्शन हुआ था ना। तो फिर वो 2013, मतलब बहरहाल मैं उसमें जाना नहीं चाह रहा कि मुल्क में लोग इतने परेशान हैं इस वक्त कि इसको जब तक आप अपनी सफारतकारी, अपनी माशी सूरत हाल, और माशी सूरत हाल कभी ठीक नहीं होगी आप तक जब तक आप रिफॉर्म्स नहीं करेंगे। आप किसी से बात कर लें, उस वक्त तक वो रिफॉर्म्स, अब ये मुझे बताएं कि आप रिफॉर्म्स किन से करवाएंगे। चोरी चकारी, बिजली की चोरी, भत्ता जा रहा है, ट्रक को नहीं छोड़ना, फाइल साइन नहीं होगी, पैसे नहीं पकड़े आपने, जो है वो सड़कें, हर साल सड़क बनती है, उस वक्त सड़क पी जाते हैं, वो पुल बनता है, पुल पी जाते हैं, ये फंड्स आपको, मतलब एक एक जो यहाँ पे जो हमारे अदारों के सरबराहान और उनके सेकंड टीयर और थर्ड टीयर, फोर्थ टीयर, चाहे वो अदालतें हो या एस्टेब्लिश, आप जरा उनके वो देखें तो सही ना, ये गाड़ियां और प्लॉट्स, और उसी के साथ फिर ये भी मिले होता है। इन्होंने अपने बचाने के लिए अच्छा तरीका रखा होता है। यानी एक ही है ना, एलिट तबका तो एक ही है, वही पॉलिटिशियंस हैं, उसी में आपकी जुडिशरी आ रही है, उसी में आपके इस्टेब्लिशमेंट के लोग आ रहे हैं, एक ही वो बिजनेसमैन भी ग्रुप से बने हुए हैं, वो सारे आपस में मिलकर कर रहे हैं। अब नीचे पब्लिक ही सोच रही है, बट पहली दफा हुआ है कि ऊपर बैठे हुए लोग घबरा रहे हैं कि नीचे वाले जो हैं, मतलब हैव्स और हैव्स नॉट के दरमियान इतना बड़ा फर्क पैदा हो गया माशरे में कि नीचे रोटी नहीं है, और ऊपर जो है वो जनाब मतलब है कि मतलब करोड़ रुपया इशू ही नहीं है, अरबों रुपया, इतने 1000 करोड़, इतना बात होती है। तो इशू ये है कि वो अब इस पूरी पिक्चर में, और ये रीजनल अब टर्मोइल शुरू हो गया है। ये रीजनल टर्मोइल खत्म नहीं, देखिए खत्म अगर किसी का ख्याल है कि ये एक फड्डे से खत्म हुए हम, यूनिपोलर वर्ल्ड से खत्म होके अब ये मल्टी पोल्स बनने जा रहे हैं। यूरोप फिर डिवीजन है, वो कह रहे हैं F-16 तैयारे, अब टैंक्स का इशू खत्म नहीं हुआ तो F-16 तैयारों का इशू खड़ा हो गया। अमेरिका कह रहा है कि हम F-16 नहीं भेजेंगे, लेकिन भेज भी सकते हैं। पोलैंड कह रहा है हम दे देंगे, हो सकता है भेज भी दें। बरतानिया ने कहा, ये एक लंबी जंग है, यूरोप की जंग है, लंबी जंग है, ठीक है। और अमेरिका के 2 महाज खुले हुए हैं ना, एक महाज तो यूरोप का खुल गया, जो महाज यहां तक आ रहा है। अच्छा, दोनों महाज पाकिस्तान को टच कर रहे हैं, ये ध्यान में रखें। दोनों महाज पाकिस्तान को इस तरह से टच कर रहे हैं कि यूक्रेन के साथ देखें ना, उधर से रशियन इन्फ्लुएंस, फिर उसके साथ ही नीचे सेंट्रल एशियन रिपब्लिक, उधर पुराने जाहिर है कि ये वो रियासतें हैं जो नॉर्दर्न अलायंस के करीब रही हैं, जहां से सपोर्ट होती रही है नॉर्दर्न अलायंस को। तो वो सारे ठीक है। फिर उसके बाद वो उसके साथ फिर अफगानिस्तान आ गया, फिर ईरान में बेचैनी है, फिर उधर वहां का मामला खराब हो रहा है। उसके नतीजे में वो जद में आए हुए हैं अपना जनरल सीसी, मिस्र के अंदर प्रॉपर क्राइसिस है। तैयब उर्दगन इलेक्शन हो रहा है तुर्की के अंदर, तुर्की अजरबैजान के अंदर ईरान के नेटवर्क को पकड़ा है, ये सारे इशू। और फिर इंडिया का डिस्कनेक्ट हो गया है सेंट्रल एशिया के साथ। ये पहली दफा तारीख में, तारीख मींस ये अभी की तारीख नहीं, हजारों साल की तारीख। ये पुरानी शारा रेशम, ये पुरानी शारा रेशम थी, ये जो सेंट्रल एशियन ये जो रिपब्लिक्स हैं, शारा रेशम, यहां से तिजारत भी होती थी, यहीं से हमले भी होते थे। यानी यहां से मसाले भी जा रहे हैं, यहां से तिजारत भी हो रही है, और यहां से हमले भी। वो जो नई दिल्ली में एक जहन उनका कभी कभी क्या वो चाइना का नहीं सोचते ना, वो चाइना का इसलिए के ब्लॉक में नहीं सोचते कि तारीखी तौर पर हमलावर हमेशा इधर से ही आए, ठीक है ना, हमलावर मगरिब से ही आए हैं, तो जहन इधर से इधर ही जाता है। तो बाबर इधर से आएगा, तो इधर से दूसरा आएगा, तो तीसरा आएगा, इधर से हमले होंगे, इधर से गजनवी आएगा, इधर से गौरी, वो इधर से ही आएंगे सारे। तो उस चक्कर में उनके दिमाग में इधर से नहीं आता कि ऊपर से भी कोई
मतलब कोई चाइना से भी कोई आ सकता है, म्यांमार से भी कोई आ सकता है, तारीखी तौर पे हुआ नहीं कभी, तो तारीखी तौर पे कभी हुआ ही नहीं है कि वहां पहली दफा वहां फड्डा पड़ा है। तो इशू ये है, तो इसीलिए वो चूंकि इधर से होता रहा। अच्छा, पाकिस्तान दोनों तरफ चूंकि रहा है, पाकिस्तान के दोनों फ्रंट्स खुले रहे हैं ना, उधर भी इंडिया रहा है, इधर भी इंडिया रहा है, तो पाकिस्तान कुछ हद तक वो दोनों तरफ तैयार रहा है माजी में। लेकिन पहली दफा ऐसा हुआ है कि इंडिया वहां से, अब इंडिया ने वापस जाना है, इंडिया वापस कैसे जाएगा? थ्रू ईरान जाएगा। ईरान क्या चाइना के अगेंस्ट जाएगा और रशिया के अगेंस्ट जाएगा इस वक्त? तो ये एक बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हो रही है, लेकिन वो जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते क्या? तो इस वक्त एक इसमें जो असल बात है ना, वो क्यादत का फुकदान है कि आपकी क्यादत नहीं है, लीडरशिप, जो अच्छा, लीडरशिप क्राइसिस पूरी दुनिया में है। आप देखिए ये अभी मुझे नहीं पता कितने अर्से सर्वाइव करते हैं ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर। लीडरशिप क्राइसिस तो आप देखें न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर क्या, इजराइल में वो नेतन्याहू का सर पैर समझ नहीं आ रहा। वो राइट विंग गवर्नमेंट के साथ बैठ के वो आज सेक्रेटरी ब्लिंकन ने कुछ किया ही नहीं, वो मिले, उन्होंने कहा बड़ा अच्छा कर रहे हैं, वो महमूद अब्बास से मिलेंगे, क्या बात करेंगे क्या नहीं करेंगे। इसी तरह से आप देखें अमेरिका में लीडरशिप क्राइसिस, आप जरा अमेरिका की लीडरशिप को कंपेयर करें न्यूजीलैंड के साथ। दोनों जो है वो वेस्टर्न तो नहीं है न्यूजीलैंड, लेकिन बहरहाल एक मगरिब भी, ये तो लफ्ज़ ही गलत है ना, आई डोंट नो क्या कहा जाएगा न्यूजीलैंड को, लेकिन यह है कि सिमिलैरिटी पता नहीं क्या कहा जाएगा, मगरिब में तो नहीं है न्यूजीलैंड, बारह जो भी है। तो उनको आप उनके प्राइम मिनिस्टर को देखें और आप वहां देखें बाइडेन और ट्रंप, वहां फिर ट्रंप आ रहा है दोबारा, उसके वो सोशल मीडिया अकाउंट्स बहाल हो रहे हैं, आ रहा हूं जालिमो, ट्रंप आ रहा है, बच के रहना, खबरदार होशियार। तो मसला ये है इस पूरे पिक्चर में जो आपके पास लीडरशिप क्राइसिस है ना, ये 1985 की जो काबीना बैठी हुई है ना अभी तक इस मुल्क पे, 1985 की काबीना बैठ के गालियां दे रही ज़ियाउल हक को, बहुत कभी ज़ियाउल हक को गालियां, कोई दूसरे को गालियां, तीसरे को गालियां, जिनकी हुकूमतों में रहे हुए हैं सर, ये तमाम तर शख्सियात। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, नाज़रीन प्रोग्राम हुकूमत में नहीं रहे, उन्होंने बनाया है इनको, बनाया है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नायला अली को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। जी डॉक्टर खान साहब खामोश हैं 2-3 दिन से ना, काफी खामोशी है, काफी खामोशी है, गैर मामूली खामोशी, गैर मामूली सन्नाटा छाया हुआ है। ठीक, अपना दोस्तों रिश्तेदारों गिरदो नवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।